नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत कुछ दिनों से राज्य में ब्रेक द चेन अभियान अंतर्गत अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों को शिथिल किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार द्वारा सभी स्कूलों व महाविद्यालयों सहित धार्मिक स्थलों को पहले ही खुलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं अब होटल व रेस्टोरेंट सहित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुले रहने के समय को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में अब राज्य के सभी तरह के होटल व रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक शुरू रह सकेंगे। वहीं सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रात 11 बजे तक शुरू रहने की अनुमति दी गई है। इस समय राज्य में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या काफी हद तक घट गई है और संक्रमण का असर भी काफी कम हो गया है। ऐसे में सरकार द्वारा प्रतिबंधों को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के चलते व्यापारी व सेवा क्षेत्र को एक बार फिर गति मिलने की पूरी उम्मीद है, जिसके चलते हर स्तर पर सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। करीब 2 वर्ष के अंतराल पश्चात विधानमंडल का शीत सत्र आगामी 7 दिसंबर से एक बार फिर नागपुर में आयोजित हो सकता है। विधान भवन में सोमवार को ही उच्च स्तरीय बैठक में अधिवेशन की तैयारी को लेकर विधानमंडल के अधिकारियों ने समाधान जताया, जिसके चलते नागपुर में अधिवेशन लेने को लेकर इन अधिकारियों द्वारा सकारात्मक रिपोर्ट पेश किए जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसे लेकर सरकार की संसदीय कामकाज समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नागपुर करार अंतर्गत पूरे साल भर के दौरान विधानमंडल का कम से कम एक अधिवेशन नागपुर में लिया जाना अनिवार्य व बंधनकारक है। नागपुर में इससे पहले दिसंबर 2019 में विधानमंडल का शीत सत्र हुआ था। वहीं इसके बाद कोविड संक्रमण का कहर जारी रहने के चलते नागपुर में कोई अधिवेशन नहीं हो पाया, बल्कि इस दौरान सभी अधिवेशन मुंबई में ही कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए बेहद सीमित स्वरूप में हुए। वहीं अब इस वर्ष नागपुर में विधानमंडल का शीत सत्र आयोजित होने की संभावना काफी अधिक बढ़ गई है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कल बुधवार 20 अक्टूबर को अमरावती महानगर पालिका की मासिक आम सभा होने जा रही है, जिसमें मनपा की आय को बढ़ाने की दृष्टि से चर्चा व निर्णय होना अपेक्षित है। पिछली आम सभा में स्थगित रहने वाले इस विषय को प्रशासन द्वारा एक बार फिर आम सभा की विषय सूची में शामिल रखा गया है। साथ ही आम सभा की विषय सूची में मल्टी यूटिलिटी वाहन खरीदी घोटाले के संबंधितों पर कार्रवाई का प्रस्ताव भी शामिल है। ऐसे में इन दोनों विषयों की ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इन दोनों विषयों के चलते कल होने वाली आम सभा काफी हंगामाखेज रह सकती है। साथ ही यह आशंका भी जताई जा रही है कि पिछली आम सभाओं की तरह कल होने वाली आम सभा भी इन विषयों के चलते बीच में ही स्थगित न हो जाए। शिराला गांव में 313 अतिवृष्टि प्रभावितों को मदद वितरण करने के साथ ही किसान आत्महत्याग्रस्त परिवारों को सहायता योजना के तहत धनादेश वितरित करते हुए राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान के बाद प्रभावितों की मदद के लिए पंचनामा कर आवश्यक निधि प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर मदद वितरण का कार्य भी तेजी के साथ किया जा रहा है और राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार प्रभावितों की सहायता के लिए पूरी तरह तत्पर है। गत रोज जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति की बैठक नियोजन भवन में संपन्न हुई, जिसमें 457 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई। साथ ही आगामी वर्ष के दौरान किए जाने वाले विकास कामों का नियोजन भी किया गया। इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों व घटकों के विकास का दृष्टिकोण सामने रखते हुए परिपूर्ण नियोजन के जरिए अधिक से अधिक विकास काम किए जाने तथा प्रत्येक तहसील को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन देने के साथ ही निधि के अनुसार नियोजित काम तत्काल पूर्ण करने के निर्देश जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा जारी किए गए। ज्या डिपार्टमेंटनी जिल्हा परिषदने आणि महानगरपालिकाला पण जे पैसे वळती केलेले आहेत त्या ठिकाणी त्यांचं नियोजन जरी 2 वर्षाचं असलं तरी आपल्याला ते यावर्षी सगळं व्यवस्थित करावं लागणार आहे। तिसरी गोष्ट, ज्या डिपार्टमेंट्सला पैसे आपण दिलेले आहेत आणि त्यांनी अजूनपर्यंत डिपार्टमेंट वाईज कामं सुरू केलेले नाही आहेत, हेड वाईज कामं सुरू केलेले नाही आहेत, त्याची लिस्ट कलेक्टर मॅडम तो जरा बारीकमध्ये तो विषय बघावा लागेल आपल्याला आणि त्या अनुषंगानं त्या ठिकाणी आपल्याला त्या सगळ्या डिपार्टमेंट आणि डिपार्टमेंटल हेड वाईज आपल्याला कामं करावी लागेल। दुसरं, माझी तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे की जितके तुमचे सर्वांचे प्रस्ताव आहे अजिबात त्याच्यामध्ये कोणाच्याच प्रस्तावामध्ये फक्त पैसे आपल्यापाशी असले पाहिजे एवढं अजिबात भेदभाव होणार नाही। तुम्हाला जे काही लागतं आहे ते सगळं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होईल। वहीं जिला नियोजन समिति की बैठक में पूर्व जिला पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने जिले के विकास कामों व समस्याओं से संबंधित कई मामले उठाए। साथ ही वे किसानों से संबंधित मामलों को लेकर काफी मुखर रहे। इसके अलावा पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने जिला नियोजन समिति के जरिए स्थानीय प्रशासन के कई विभागों के कामकाज में सुधार करने को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने फसल मंडी की अव्यवस्था, कृषि कनेक्शन, फसलों के नुकसान तथा कृषि पंपों का मामला उठाते हुए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों के परिजनों हेतु डॉर्मेट्री बनाने की मांग भी उठाई।
इसके साथ ही मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने जिला नियोजन समिति की बैठक में धारणी उप जिला अस्पताल परिसर में 100 बेड वाले अस्पताल को बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं किए जाने का मामला उठाते हुए कहा कि मंजूरी मिलने के बावजूद भी इस अस्पताल की इमारत की नींव नहीं रखी गई है, अतः 100 बेड के अस्पताल को बनाने हेतु धारणी उप जिला अस्पताल में जगह उपलब्ध कराई जाए। राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री तथा अकोला जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू द्वारा अकोला के जिलाधीश कार्यालय के नियोजन सभागृह में आयोजित बैठक में कहा गया कि वे शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए तमाम आवश्यक प्रयास करेंगे। स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के के हाथों इन दिनों शहर के विभिन्न इलाकों में विविध विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को शेगांव नाका परिसर के विविध बस्तियों में 45,23,000 रुपए की निधि से विविध विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। अतिवृष्टि से प्रभावित मेलघाट के किसानों को तत्काल आर्थिक मदद दिलाने की मांग को लेकर क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने सोमवार को जिला नियोजन समिति की बैठक के दौरान पालक मंत्री यशोमती ठाकुर व जिलाधीश पवनीत कौर से मुलाकात करते हुए उन्हें लिखित निवेदन दिया और मेलघाट क्षेत्र के किसानों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराए जाने की मांग उठाई। हाल ही में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सेवा सहकारी क्षेत्र से 75 में से 48 वोट लेकर सुधाकर पाटिल भारसाखले प्रचंड मताधिक्य से विजयी हुए। वहीं अब कल से जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऐसे में सुधाकर पाटिल भारसाखले को जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा जाए, ऐसी मांग दरियापुर शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा उठाई जा रही है। महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने हेतु राज्य के प्रधान सचिव व मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत देशपांडे तथा सह सचिव AN वल्लवी परसों गुरुवार 21 अक्टूबर को अमरावती के दौरे पर आ रहे हैं। इस समय वे जिलाधीश पवनीत कौर तथा निगमायुक्त प्रशांत रोड़े के साथ एक संयुक्त बैठक में भी हिस्सा लेंगे। कैंप परिसर में दीवानी व सत्र न्यायालय के पीछे स्थित 47,157 स्क्वायर फीट जमीन को लेकर सत्यशील अवधूत वानखड़े ने 13वें दीवानी न्यायाधीश से मनाही हुक्म प्राप्त किया था। यह जमीन मनपा की मिल्कियत वाले शीट क्रमांक 19 में से प्लॉट क्रमांक 17 का हिस्सा थी। इस मनाही हुक्म की अवधि 18 अक्टूबर को खत्म होने के बाद अदालत के आदेश पर मनपा ने इस जमीन पर रहने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की कार्रवाई शाम 6 बजे पूर्ण की और इन कैमरा पंचनामा करते हुए इस जमीन पर अपना कब्जा दोबारा हासिल किया। इस मामले में महानगर पालिका द्वारा शहर के ज्येष्ठ विधिज्ञ अशोक जैन की नियुक्ति अदालत में पैरवी हेतु की गई थी, जिन्होंने अपने सहयोगी ऋषि छाबड़ा व यश भिलांडे के साथ मिलकर इस मामले में विशेष तौर पर ध्यान दिया और 18 अक्टूबर को इस मामले में मनपा को सफलता दिलाई, जिसकी वजह से मनपा को एक बार फिर इस जमीन का दोबारा कब्जा प्राप्त हुआ है। कोविड संक्रमण काल के खत्म होती है धीरे धीरे पर्व एवं त्योहारों की रौनक वापस लौटने लगी है, जिसके तहत आज मंगलवार 19 अक्टूबर को मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ ईद ए मिलाद का पर्व मनाया गया। सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आज काफी उत्साह देखा गया और मस्जिदों में सुबह से ही काफी रौनक रही। ईद ए मिलाद के पर्व पर सभी मुस्लिम समाज बंधुओं ने एक दूसरे को गले लगकर ईद के पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही मस्जिदों में नात व तकरीर का आयोजन भी किया गया। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम मिलाद मनाना, अहादीस मुबारका, अफ़आल सहाबा व ताला हम अहले सुन्नत वल जमाअत के जलीलुल क़द्र उलमाए ज़मीन इकराम ने साबित किया है और इस पर हमारा अक़ीदा है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि मिलाद मनाते हैं तो गोया खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सुन्नत अदा करते हैं। जैसे कभी आपने सुना, मुक़र्रिर मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, आप मीडिया वाले हजरात अपना काम करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा। तो मैं याद कर रहा था हजरत अबू कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीर शरीफ के दिन आप रोजा क्यों रखते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फीही उलिदतु, मैं उस दिन पैदा हुआ। इसके अलावा कई मुस्लिम बहुल इलाकों में शहर के विभिन्न समाजों से वास्ता रखने वाले राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी मुस्लिम समाज बंधुओं के साथ ईद की खुशियां बांटी गई। ईद ए मिलादुन्नबी के पर्व पर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने अपने दलबल के साथ मंगलवार को चांदनी चौक परिसर का मुआयना किया। इस समय पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता आसिफ हुसैन व तनवीर आलम के साथ चर्चा की, साथ ही सभी मुस्लिम समाज बंधुओं को ईद की शुभकामनाएं भी दी।
आज रात बड़ी धूमधाम के साथ कोजागिरी पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके तहत चंद्र किरणों के तले सूखे मेवों के साथ दूध घोटा जाता है। इस हेतु शहर में जगह जगह पर दूध बिक्री केंद्र स्थापित किए गए। वहीं सभी दूध डेयरियों में भी दूध खरीदने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। वहीं आज रात गीत संगीत व अंताक्षरी के साथ चंद्र किरणों के साये में कोजागिरी का पर्व मनाया जाएगा। यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मनीष गवई द्वारा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर आज से अमरावती जिले से जन आंदोलन अभियान शुरू करने की जानकारी देते हुए कहा गया कि वे आगामी 25 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। मनीष गवई के मुताबिक देश की आजादी के लिए अपने गीतों के जरिए क्रांति की अलग जगाने वाले राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने अंधश्रद्धा व जाति भेद निर्मूलन के लिए अपने भजनों कीर्तनों का प्रभावी प्रयोग किया। साथ ही ग्राम गीता के जरिए आत्मसंयम का विचार भी समाज के सामने रखा। ऐसे में उन्हें देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्र संत की उपाधि दी गई। साथ ही उन्हें विगत लंबे समय से भारत रत्न का सर्वोच्च अलंकरण दिए जाने की मांग की जा रही है, जिसकी सभी सरकारों द्वारा अनदेखी की जा रही है। 1935 साली गुरुकुंजची स्थापना झाली आणि गुरुकुंजच्या माध्यमातून एक परिवर्तनाची चळवळ या संपूर्ण विदर्भ आणि महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये खऱ्या अर्थानं लागू झालेली आहे। यासोबतच वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा 1942च्या भारत छोडो आंदोलनाच्या दरम्यान त्यांना अटक देखील झाली होती आणि त्यांनी खऱ्या अर्थाने विश्वबंधुत्वाचा संदेश खेड्यापर्यंत नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत आणि विदेशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे। एक प्रसंग तर असा आहे की तुकडोजी महाराजांचं भजन ऐकण्याकरता खुद्द प्रधानमंत्री पंतप्रधान असताना पंडित जवाहरलाल नेहरू वापस येऊन महाराजांचं भजन ऐकण्यासाठी त्या ठिकाणी उपस्थित झाले। अशा मोठ्या कामाचा हा विद्वान माणूस आहे आणि या माणसाला खऱ्या अर्थानं आज पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना अभिवादन करून त्यांना भारतरत्न मिळावं यासाठी आजपासून जन आंदोलन मोहिमेची सुरुवात आम्ही करतोय। ही मोहीम खऱ्या अर्थानं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून असेल किंवा प्रत्यक्ष दिल्लीमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी जंतर मंतरवरती एक दिवसाचं मौन श्रद्धांजली कार्यक्रम असेल आणि प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय आणि राष्ट्रपती भवनामध्ये निवेदन देऊन वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना भारतरत्न देण्याची मागणी आम्ही या ठिकाणी करतोय आणि ती द्यावी असा आग्रह आम्ही केंद्र शासनाला आणि महाराष्ट्र शासनाने तो प्रस्ताव भारत सरकारकडे पाठवावा अशी विनंती आम्ही या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून करतोय। समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा ही सेवा कार्यों के लिए तत्पर रहने वाली श्री महेश सेवा समिति द्वारा विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति व जरूरतमंद मरीजों हेतु आर्थिक सहायता जैसे अनेकों कार्य निरंतर किए जाते हैं। इसी कड़ी में अब जीवन के संध्या काल से गुजर रहे बुजुर्ग नागरिकों की वृद्धावस्था को सम्मानजनक करने हेतु अपनी तरह का एक अनूठा सुकून प्रकल्प साकार किया जा रहा है, जहाँ पर बुजुर्ग नागरिक अपने हम उम्र संगी साथियों के साथ सारी चिंताओं व परेशानियों से मुक्त होकर हंसी खुशी अपना शेष जीवन बिता सकेंगे। इस उपक्रम का भूमि पूजन कल बुधवार 20 अक्टूबर को सुबह 9 बजे अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के सभापति श्याम सुंदर सोनी के हाथों होने जा रहा है। महेश सेवा समिति के अध्यक्ष आरबी अटल, उपाध्यक्ष सत्यनारायण कासट, सचिव प्रवीण चांडक, कोषाध्यक्ष विठल दास जाजू, सह सचिव डॉक्टर आरबी सिक्ची एवं पूरी कार्यकारिणी की संकल्पना से घनश्याम नगर के पीछे सिद्धि विनायक कॉलोनी स्थित महेश सेवा समिति की 20,000 स्क्वायर फीट की भूमि पर सुकून प्रकल्प साकार किया जाएगा, जहाँ पर 7 मंजिला इमारत का निर्माण प्रस्तावित है। इसके पहले चरण में यहाँ पर 2 मंजिला इमारत का निर्माण होगा। विगत 2 दिनों से हो रही वापसी की बारिश के चलते खेती किसानी में काफ़ी नुकसान हुआ है और इस समय कपास के बोंड भी खुल गए हैं, जिससे कपास बाहर आ चुका है, जो बारिश में पूरी तरह से भीग गया है। वहीं खेतों में बिना हुआ कपास भी इस समय नमी पकड़ चुका है। इसके अलावा कटाई के लिए तैयार सोयाबीन की फसल भी जमींदोज होकर पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में ऐन कटाई के समय हाथ तक आई फसल और मुंह तक आया निवाला छिन जाने की वजह से किसान काफ़ी परेशान हो चले हैं, जिन्हें सरकार एवं प्रशासन की ओर से सहायता दिलाए जाने की मांग की जा रही है। अतिवृष्टि की वजह से नुकसान होने के चलते फसल बीमा योजना में शामिल 26,652 किसानों ने 25% नुकसान भरपाई मिलने हेतु फसल बीमा कंपनी के पास पूर्व सूचना यानी इंटीमेशन आवेदन दाखिल किए हैं। इसके साथ ही जारी मौसम के शुरुआती दौर में बारिश काफी दिनों तक खंडित रही, इससे भी काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में दोनों आपत्तियों के लिए फसल बीमा कंपनी द्वारा 25% के हिसाब से करीब 15 करोड़ रुपए की भरपाई दीपावली से पहले दिए जाने की पूरी संभावना है। विगत 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते अचलपुर तहसील अंतर्गत स्थित सापन व शाहनूर प्रकल्प पूरी तरह से भर गए हैं। वहीं चंद्रभागा प्रकल्प में 99.22% जल संग्रह हो चुका है। बांध में लगातार हो रही आवक को देखते हुए सापन प्रकल्प के चारों दरवाजों को 20 सेंटीमीटर खोल दिया गया है। वहीं चंद्रभागा प्रकल्प के भी 3 दरवाजों को 10 सेंटीमीटर खोला गया है। जिले में आज एक बार फिर लगातार दूसरे दिन कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। जिले में अब तक कुल 96,755 संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 95,154 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। जिले में इस समय 5 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं और सभी 5 मरीज मनपा क्षेत्र से वास्ता रखते हैं। इनमें से 3 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है, वहीं 2 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं।
बीते 24 घंटे के दौरान 108 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर स्थिर है। चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत आने वाले कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा के अंतिम श्रद्धा स्थल श्री क्षेत्र नागरवाड़ी को ख्यातनाम न्यायाधीश हितेश गणात्रा ने सदिच्छा भेंट दी। इस समय उनके साथ ख्यातनाम विधिज्ञ सोनाली सावरे, सतीश भुतड़ा भी उपस्थित थे। सभी गणमान्यों का संस्था की ओर से संचालक बापू साहब देशमुख ने स्वागत किया। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित पीडीएमसी अस्पताल को नारायणराव खुशालराव देशमुख की स्मृति में संस्था की आजीवन सदस्य नभू देशमुख ने एक्सरे मशीन व वसंतराव बालाजी देशमुख मोहपा की स्मृति में चंदू देशमुख ने 2 व्हीलचेयर उपलब्ध कराई। दोनों ही साहित्यों का लोकार्पण समारोह अधिष्ठाता कार्यालय के सभागृह में संपन्न हुआ। वाल्मीकि जयंती महोत्सव समिति की ओर से अयोध्या के राम मंदिर में महर्षि वाल्मीकि आश्रम का निर्माण करने की मांग को लेकर राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के साथ पत्राचार करने के संदर्भ में निवासी उपजिलाधीश आशीष बिजवल के माध्यम से मुख्यमंत्री को निवेदन भेजा गया। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक अंतर्गत देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के दरमियान वन्यजीव सप्ताह निमित्त विविध ऑनलाइन स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली ओवी रूपेश टाले ने वन्यजीव संबंधित नृत्य स्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं कोरोना काल व वन्यजीव विषय पर आधारित निबंध स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया। बडनेरा के जूनी बस्ती परिसर स्थित इस्लामी चौक परिसर के स्टूडियो 88 में मंगलवार की दोपहर एक नाबालिग के साथ यौन शोषण किए जाने की घटना सामने आई है। पता चला है कि एक परिवार अपनी 12 साल की नाबालिग बिटिया के साथ फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो में पहुंचा था। इस समय फोटो स्टूडियो के संचालक योगेश शेगोकार ने माता पिता को बाहर बिठाया और नाबालिग को फोटो खींचने के बहाने केबिन में ले गया, जहाँ पर उसने नाबालिग के साथ यौन शोषण किया। नाबालिग द्वारा अपने माता पिता को पूरी घटना बताए जाने के बाद परिसर में काफी तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हो गई। मूर्तियापुर तहसील के कांदी से सोयाबीन कटाई कर बगल में स्थित छेनगांव में 6 मजदूरों को छोड़ने के लिए जा रहा ट्रैक्टर अचानक नाले की बाढ़ में कटाई यंत्र के साथ बह गया। इस समय ट्रैक्टर में बैठे 6 मजदूरों ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। यह हादसा 17 अक्टूबर को घटित हुआ था। अंजनगांव सुरजी तहसील के लखाट खीराला से निमखेड़ बाजार के बीच स्थित पुलिया से रविवार की शाम श्रीनिवास मिश्र नामक व्यक्ति की दुपहिया फिसल गई और श्रीनिवास मिश्र नदी में करीब 1.5 किलोमीटर तक बहते चले गए, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वे जैसे तैसे किनारे पर आ गए और उनकी जान बच गई। खास बात यह थी कि श्रीनिवास मिश्र को तैरना नहीं आता था, इसके बावजूद वे अपनी जान बचाने में सफल रहे। शहर के कॉटन मार्केट बछराज प्लॉट में रहने वाले राजेंद्र गुप्ता को ऑनलाइन गाय बुलवाना काफी महंगा पड़ गया। 2 लोगों ने गाय भेजने के नाम पर राजेंद्र गुप्ता को 97,000 रुपए से चूना लगा दिया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने राजस्थान के रुबेन सिंघा और निशांत कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करते हुए दोनों को हिरासत में लिया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।